पानी के लिए प्लीज बोल देना। A minute of silence please। बनाना चलिए। सो अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद ऑफिसर्स। क्या हाल है आप सभी के? आज से जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी हिस्ट्री की यात्रा, द वोएज ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री की यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई डू यू स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री की रेलेवेंस क्या है, तो हिस्ट्री हमें हमारी रूट से जोड़ता है। चाहे हम बात करें ह्यूमन सिविलाइजेशन की, कहां से मानव सभ्यता शुरू हुई, या फिर हम बात करें कि भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हुए, या फिर हम बात करें कि जब हम इंडिया की, भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, या फिर हम बात करें भारत में किसने किसने रूल किया और कैसे फाइनली इंडिया को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन मिला, कैसे फ्रीडम मिली। जब इन सब की बात करते हैं, इसके साथ में हम एक और पहलू की बात करते हैं कि इंडिया के साथ में वर्ल्ड में क्या चल रहा था, क्योंकि देश और दुनिया की जो खबर होती है ना, उसमें देश के साथ क्या आता है, दुनिया भी आती है। सुना है कभी? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई वर्ल्ड में क्या चल रहा था। तो जो हिस्ट्री का ये सेशन है, ये मैंने आपका 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकेंड विल बी योर एंशिएंट हिस्ट्री, देन विल बी योर मिडाइवल हिस्ट्री एंड लास्ट विल बी योर मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर है ये चीज? आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं, विश्व इतिहास की बात करूं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। अगर मैं विश्व इतिहास की बात करूं तो जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, मैंने बहुत बार आपसे बोला है कि आप सबसे पहले क्या देखिए, अपना सिलेबस। अगर मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूं तो यहां पर मैंने सिलेबस लिखा है, जो कि आप बहुत ध्यान से देखिए। और इस सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, ये आपका GS1 का सिलेबस है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का है। और इस सिलेबस में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड, बहुत ध्यान से देखिएगा, इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। कहां से लिखा हुआ है? इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी से या उसके बाद जो इवेंट हुए हैं वो आपके सिलेबस में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। सच एज, इन्होंने एग्जाम्पल के लिए क्या बोला है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज जैसे कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, और यहां एक वर्ड लगा हुआ है एटसेट्रा। यानी कि जब आप इस सिलेबस को बहुत ध्यान से देखेंगे, आप एक चीज पाएंगे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है, इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने आपको दे दिए हैं, और बाद में क्या लिख दिया है, एटसेट्रा, यानी और टॉपिक्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। आप जब हिस्ट्री क्लास में बैठे हैं तो आपका अटेंशन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सिट स्ट्रेट, और बहुत ध्यान से एक अच्छा श्रोता बनो। इतिहास वही समझ सकता है जो बहुत अच्छा श्रोता होता है, जो बहुत अच्छा लिसनर होता है, राइट? तो अगर मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूं तो थोड़ी सी हम बात करते हैं, कहानी मैं आपको बताता हूं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करूंगा। अगर इंडिया को आजादी मिली, मैं बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, अगर इंडिया को आजादी मिली तो क्या पहले हम आजाद नहीं थे? आप बोलेंगे नहीं। तो आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब होता है जब हम अपने विचारों को प्रॉपर तरीके से अपनी फ्रीडम से प्रस्तुत नहीं कर पाए, है ना? जब आजादी नहीं है तब नहीं कर पाते विचारों को प्रस्तुत। और आजादी जब मिलती है तो क्या होता है कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जनता को प्रॉपर राइट्स मिलते हैं, और जो सिटीजन्स के राइट होते हैं वही उस देश को आगे लेकर जाते हैं। अब ध्यान से आप बोर्ड पर देखिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी,
यानी जब आप विश्व इतिहास की बात करते हो तो यहां वो क्लियरली बोल रहे हैं कि 18वीं शताब्दी से जो इवेंट हुए हैं वो काउंट होंगे आपके किसके, वर्ल्ड हिस्ट्री में। पर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस सब्जेक्ट का बेस पता होना। अगर मैं आपको 18वीं शताब्दी से शुरू कर दूं तो उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, द वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी, अगर आपको वो नहीं मालूम तो शायद आप एक कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। शायद आप समझ तो लेंगे पर आपको वो प्रॉपर आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं होगी कि भाई पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं द वर्ल्ड आफ्टर 18th सेंचुरी, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी के पहले क्या हुआ। क्लियर है ये चीज? इसीलिए ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं अब क्लास लेकर आया हूं, इस क्लास में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मैं कवर नहीं करूंगा। अगर आप सिर्फ ये मेरी क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और कोई रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। शर्त यह है कि आप जब क्लास में आ रहे हैं तो आपका अटेंशन पूरा बोर्ड पे होना चाहिए, मुझ पर होना चाहिए और जो मैं बोल रहा हूं उस पे होना चाहिए। क्लियर है ये चीज सभी को? चलिए, तो अगर आप ध्यान से, एक मिनट, अगर आप ध्यान से बोर्ड को देखोगे तो एक ये मैप सामने है। मैं इस मैप को थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। दिख रहा है आपको ये मैप? शायद आपको मैप बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। अगर मैं इस मैप की बात करूं तो आप इस मैप को देखेंगे तो इस मैप में आप ये देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं जिनको नहीं दिख रहा है, आपको ये रेड वाला एम्पायर दिख रहा है? ये मैप बताता है आपका ब्रिटिश एम्पायर और आपका स्पेनिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, पोर्टुगीज, जर्मन, रशियन एंड डच एम्पायर। ये मैप है आपका 18th सेंचुरी के टाइम का, 18वीं शताब्दी के टाइम का। अभी आप बस इस मैप को देखिए, कहानी मैं आपको पूरी बताऊंगा। इस मैप में आप देखेंगे तो आप एक चीज को बहुत ध्यान से पाएंगे कि भाई ये वाला हिस्सा इंडिया का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सारे हिस्से किसके एम्पायर में है? ब्रिटिश एम्पायर में है। किसके एम्पायर में है? ब्रिटिश एम्पायर के। इसके अलावा स्पेनिश एम्पायर भी है। ये ब्लू में कौन सा एम्पायर है आपका? फ्रेंच एम्पायर है। ग्रीन में कौन सा एम्पायर आपका? ये ब्राजील साइड पोर्टुगीज एम्पायर है। इसके बाद ये कौन सा है? आपका जर्मन एम्पायर है। इसके बाद आप देखेंगे कौन सा एम्पायर है आपका? रशियन एम्पायर है और डच एम्पायर है। कितने एम्पायर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर? 7 एम्पायर्स की। पहला कौन सा है आपका? ब्रिटेन। दूसरा कौन सा है? स्पेनिश। तीसरा कौन सा है? हाँ जी, फ्रेंच। चौथा एम्पायर कौन सा है? हाँ जी, पोर्टुगीज। चौथा है, पांचवा एम्पायर कौन सा है? आपका जर्मन, और फिर रशियन, और फिर आपका डच। चलिए, ये तो एक कहानी है, इसके बारे में हम बाद में आएंगे। आपको पहले मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन से। भाई, जब मैं बात करता हूं 18वीं शताब्दी के पहले, तो एक सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था और वो इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके बारे में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आने वाली वर्ल्ड हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं इसके अंदर क्या बात करता हूं। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम के अंदर आप एक चीज पढ़ेंगे कि भाई जब 18वीं शताब्दी के पहले कुछ चेंजेस होना शुरू हो गए थे। जैसे जो फ्यूडलिज्म सिस्टम है वो खत्म होना शुरू हो गया था। अभी आप बस मेरी बात पे ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूं एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा। जो फ्यूडलिज्म सिस्टम है वो क्या हो गया था? वो खत्म होना शुरू हो गया था। जो गांव, शहर, कस्बे हैं उनमें ग्रोथ होना शुरू हो गई थी। यानी जो डेवलपमेंट रुका पड़ा था उसमें क्या होना शुरू हो गया था? विकास होना शुरू हो गया था। अभी मैंने क्या बोला? हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री को दो पार्ट में ले जा रहे हैं। द वर्ल्ड बिफोर 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के पहले की दुनिया, और 18वीं शताब्दी के बाद की दुनिया। क्लियर है ये चीज? जब हम 18वीं शताब्दी पे आते हैं तब तक आते आते क्या हुआ? एक तो आपका फ्यूडलिज्म खत्म हो गया था, होना शुरू हो गया था। फ्यूडलिज्म क्या है हम पूरा डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या बोला मैंने आपका? जो टाउन और सिटीज हैं उनका डेवलपमेंट शुरू होना हो गया था, यानी उनका विकास होना शुरू हो गया था। तीसरा, अभी मैं आपको फ्यूडल सिस्टम पढ़ाऊंगा, वहां पर लोग जमीन, लैंड सिस्टम था, जिसकी जितनी ज्यादा जमीन उसका उतना ज्यादा पावर। अब ये चीज शिफ्ट हो रही थी 18वीं शताब्दी तक आते आते। अब लोग बिजनेस करना शुरू कर चुके थे
और जब बिजनेस करना शुरू करते हैं तो इससे हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग मनी ट्रांजिशन पे जाते हैं। कहाँ से आते हैं हम लोग, मनी, यानी हम पैसा कमाने की ओर ध्यान देते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा ये हुआ कि कुछ सुप्रीम पावर का जो कंट्रोल था वो क्या होने लग गया था, धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी क्लासेस, जैसे सुनार है, सुनार के बहुत सारे सुनार मिल गए तो उन्हें गिल्ड बोलते थे। क्या बोलते थे, गिल्ड। ऐसे अगर आप देखोगे लोहार है, अगर बहुत सारे लोहार मिल गए तो फिर क्या बोलते थे, गिल्ड ऑफ, क्या बोलोगे आप, ब्लैक स्मिथ वगैरह। क्लियर है ये चीज। तो इन सबके ग्रुप बनना शुरू हो गए थे और इन्होंने अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। क्लियर है ये चीज। अभी तक आप इतना समझे कि भाई वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 18वीं शताब्दी के पहले की दुनिया, एक 18वीं शताब्दी के बाद की दुनिया। 18वीं शताब्दी आते आते क्या हो रहा था, फ्यूडलिज्म खत्म होना शुरू हो गया था। दूसरा क्या बोला मैंने आपसे, भाई जो विलेज और टाउन्स थे उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। इतनी बात क्लियर हो रही है। देखो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इसका रिवीजन करना भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर एक और चीज हुई थी, जो कैथोलिक पावर है, जो चर्च है, उसकी पावर भी क्या होने लग गई थी, धीरे धीरे खत्म होने लग गई थी। अभी मैं आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल बताऊंगा। पहले मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आज हम पढ़ने वाले क्या है। क्लियर है ये चीज। मैंने क्या बोला, 18वीं शताब्दी आते आते पहली चीज क्या हुई आपकी, फ्यूडलिज्म खत्म होने लग गया था। दूसरा क्या बोला मैंने आपसे, देखो सब बोला करो तो मुझे अच्छा। दूसरा क्या हो गया, गांव और कस्बों का क्या होने लग गया था, विकास होना शुरू हो गया था। तीसरा मैंने क्या बोला कि भाई हम लोग अब लैंडशिप से कहां जा रहे थे, हम लोग मनी की साइड जा रहे थे, बिजनेस की साइड जा रहे थे। क्लियर है ये चीज। चौथी चीज मैंने क्या बोली आपसे, क्या बोला मैंने आपसे कि जो चर्च की पावर थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, कम होने लग गई थी। एक्सीलेंट एवरीवन। चलिए, और इसके बाद मैंने एक और बात बोली कि इस टाइम पर मर्केंटाइल कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया था। अब आप बोलोगे सर ये मर्केंटाइल कैपिटलिज्म होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज आप स्विगी और जोमेटो देखते हो, स्विगी और जोमेटो। स्विगी और जोमेटो का काम क्या होता है, स्विगी करता क्या है, स्विगी ये करता है कि आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसको डिस्काउंट में लेता है दुकान से। अगर आपको वो सामान 200 रुपए का पड़ रहा है तो स्विगी को वो सामान 160 या 170 का पड़ रहा होगा। क्लियर है ये चीज। और उसको वो आपको आकर दे देता है। इससे क्या कमाया उसने, वो डिस्काउंट जो है वो क्या हो गई, उसकी अर्निंग हो गई। क्लियर है ये चीज। यानी उसकी अर्निंग कैसे हुई, उसने दुकान वाले को तो 150 पे किया या 140 पे किया, पर आपसे कितना ले लिया उसने, 200 रुपए ले लिया। तो जो 60 रुपए है वो क्या हो गई, उसकी ब्रोकरेज इनकम हो गई, या आप बोलोगे उसकी इंटरमीडिएट इनकम हो गई। क्लियर है। तो इस टाइम पर यह होने लग गया था कि जब लोगों को नॉलेज मिलना शुरू हुई, लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ, तो लोग जो सामान थे वो दूसरी जगह से सस्ते में खरीदते थे और उसको दूसरी जगह पर महंगे में बेच देते थे। क्लियर हो रही है। इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। क्या बोलते हैं इसको, पूंजीवाद। कि कैसे आप पैसे से और पैसा कमा सकते हो। मर्केंटाइल वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि यहां पे अब जो इंडिविजुअल है, एक एक आदमी है, वो बिजनेस करना शुरू कर चुका था। हम कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं, 18th सेंचुरी आने वाली है, राइट। उसके आते आते क्या हो गया भाई, फ्यूडलिज्म क्या हो गया, खत्म होने लग गया था। दूसरा, हाँ जी, दूसरा क्या हुआ, वेरी गुड, सब बोला करो। थर्ड चीज क्या हुई, चर्च की जो पावर थी वो क्या होने लग गई, खत्म होने लग गई। फोर्थ क्या हुआ भाई, जो ट्रेडिंग थी वो क्या होने लग गई, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने लग गया। और पांचवी चीज क्या हुई, पांचवी चीज हुई हम कैपिटलिस्ट हो गए। क्या हो गए, हम कैपिटलिस्ट हो गए, पूंजीवाद की ओर हम बढ़ने लग गए। आई होप आपको इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है सभी को ये कहानी। चलिए थोड़ा सा इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फ्यूडलिज्म इन मिडिवल यूरोप। अब मैं जब यूरोप की बात करता हूं तो ध्यान से सुनो। आपको पता है कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत अगर मैं भारत की हिस्ट्री से बात करूं, और तीसरा आपका आधुनिक भारत। ऐसे ही विश्व में भी क्या है आपका भाई, प्राचीन आपका पूरा वर्ल्ड, इसके बाद क्या आएगा आपका मिडिवल वर्ल्ड आएगा, फिर क्या आएगा आपका मॉडर्न वर्ल्ड आएगा। एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूं और खास करके मैं मध्यकालीन की बात करता हूं, मिडिवल वर्ल्ड की बात करता हूं, तो मिडिवल वर्ल्ड का जो टाइम है वो क्या है आपका 600 से लेके 1500। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है एडी।
आपको बता देता हूं कि एडी, बीसी और सीई में डिफरेंस क्या होता है। एडी होता है आपका एना डोमिनी, बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, सीई होता है कॉमन एरा। अब जिनको इसके बारे में नहीं मालूम वो पहले ये समझ लो ये होता क्या है। बेसिकली हमने टाइम पीरियड को दो भागों में डिवाइड कर दिया, क्राइस्ट के बर्थ के पहले और क्राइस्ट के बर्थ के बाद। समझ गए इस चीज को? क्राइस्ट यानी कि आपके जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले और उनके जन्म के बाद। उनके जन्म के पहले जो टाइम है वो है बिफोर क्राइस्ट। क्या है वो आपका? बिफोर क्राइस्ट। इसको आप बीसी बोलते हो। क्या बोलते हो? बीसी। और इनके जन्म से अभी तक जो समय चल रहा है वो आपका एडी है, यानी कि एना डोमिनी, या आप इसको कॉमन एरा भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको? कॉमन एरा। क्लियर हो गई ये चीज? तो जब भी हम एडी और बीसी की बात करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब क्या है? आफ्टर क्राइस्ट या क्राइस्ट के बर्थ से लेके। इसको हम और क्या बोलते हैं? क्या बोलते? बोला करो, क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। तो अब मैं जब बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? जब मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो बहुत ध्यान से सुनो। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री का मिडाइवल टाइम पीरियड लेते हैं तो वो है 600 से लेके 1500 एडी। कितना है? 600 से लेके 1500 एडी। पर इंडिया में जो मिडाइवल टाइम है वो थोड़ा सा अलग है। इंडिया में जो हम मिडाइवल टाइम लेते हैं वो लेते हैं 1191 से लेके 1707 तक। कब तक लेते हैं? 1191 से लेके 1707 तक। समझे इस चीज को? यानी वर्ल्ड में जो मिडाइवल टाइम है वो अलग है और इंडिया में अलग है। अब आप बोलोगे सर इसका कारण क्या है? ये पूछोगे सर इसका कारण क्या है कि वर्ल्ड में मिडाइवल टाइम को हम लोग कब से ले रहे हैं? 600 से लेके 1500 तक ले रहे हैं, और 600 से लेके 1500 मतलब 14वीं सेंचुरी तक ले रहे हैं। क्लियर है ये चीज? और इंडिया में हम इसको अलग ले रहे हैं। इसके दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, बहुत ध्यान से सुन लो, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे टाइम पीरियड वहां चेंज होता है जब कोई बहुत बड़ी कोई इवेंट हो जाए। जैसे इंडिया में 16वीं शताब्दी में कौन आ गया था? 17वीं शताब्दी में आपको पता है ब्रिटिशर्स आ गए थे। कौन आ गए थे? ब्रिटिशर्स। तब तक किसका एम्पायर रहा इंडिया में? मुगल्स का एम्पायर रहा। किसका एम्पायर रहा? नहीं समझ में आया? आगे समझ में? फिर समझो एक और बात। मैं ये बोल रहा हूं कि हम जो टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं वो हम पहले इस बेसिस पे डिवाइड करते थे जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, हादसा या कोई इवेंट हो गया जिससे पूरा वर्ल्ड, जिससे उस पूरी जगह पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। समझ रहे हो बात को? तो वहां से हम उस टाइम पीरियड को लेते थे। अभी इंडिया में हमने अपना मिडाइवल टाइम पीरियड कब से कब तक का माना? कब से कब तक का माना हमने? 1191 से लेके 1707 तक। इसके बाद क्या हुआ? 1707 के टाइम पे ब्रिटेन जो था उसका इंडिया में पावर बढ़ना शुरू हो गई, तो वहां से हमने मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न इंडिया मान लिया। क्या मान लिया हमने वहां से? क्लियर हो गई ये चीज? और वर्ल्ड में क्या मान रहे हैं हम? 600 से लेके 1500 एडी। इतनी बात क्लियर है? अभी तक मैंने क्लास में क्या बोला? मैंने ये बोला कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने आपको सिलेबस दिखाया। क्लियर है ये चीज? फिर मैंने आपको बताया वर्ल्ड हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बिफोर 18th सेंचुरी, एक आफ्टर 18th सेंचुरी। इतनी बात क्लियर हुई? हुई है क्लियर? फिर मैंने आपसे ये बोला कि जब 18वीं शताब्दी आई उसके आते आते भाई फ्यूडलिज्म क्या होता, वो कम होना शुरू हो गया। अब फ्यूडलिज्म क्या, इसके बारे में बहुत बात करेंगे वो। इसके बाद मैंने आपसे क्या बोला? दूसरी चीज, भाई जो टाउन और विलेज थे उनका विकास होना शुरू हो गया। तीसरा, वो लैंड से कहां पहुंच गए? बिजनेस की ओर पहुंच गए। चौथा क्या बोला? जो चर्च की पावर थी वो क्या हो गई? कम होना शुरू हो गई। और पांचवा क्या बोला मैंने? भाई कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया, पूंजीवाद बढ़ने लग गया, लोग बिजनेस करने लग गए। एक कंट्री से सामान सस्ते में खरीदते थे और अपने देश में सामान को महंगे में बेचते थे, या अपने देश से सामान महंगे में खरीदते थे और बाकी जगह जाकर सस्ते में बेचते थे। यानी सिंपल सी बात है कि वो लोग बीच में क्या कमा रहे थे? प्रॉफिट कमा रहे थे। क्लियर हो गई ये चीज? चलिए अब यहां पर बात करते हैं फ्यूडलिज्म इन मिडाइवल यूरोप, और इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आपको पता है कि क्या टाइम पीरियड है इस मिडाइवल का? 600 एडी से लेके 1500 एडी तक। कब तक का टाइम पीरियड है? 600 एडी से लेके 1500 एडी तक। और मैंने आपको क्या बताया? भारत में क्या टाइम पीरियड है? 11 वेरी गुड क्लास, 1191 से लेके 1707 तक। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो मेजर चेंज आया वो कब आया? ब्रिटिशर्स के आने के बाद आया, तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री को वहां से लेना शुरू किया। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए वेरी गुड। आई होप आपको एक एक चीज समझ में आती जा रही होगी।
अब जब मैं बात करता हूं फ्यूडलिज्म की, तो फ्यूडलिज्म होता क्या है? देखो ध्यान से भाई, आज की अगर आप दुनिया देखो, आज क्या होता है? आज ये होता है कि आप कोई बिजनेस करते हो और उस बिजनेस के बदले आप पैसे कमाते हो, सिंपल सी ये चीज होती है। और जितना पैसा आपके पास होता है उतना ही आप इकोनॉमिक टर्म्स में अमीर माने जाते हो। क्लियर है ये चीज? अरे बोल दिया करो, क्लियर है? और जितना आप पैसा कमा रहे हो उतना ही आप प्रोपोर्शनली गवर्नमेंट को टैक्स भी दोगे। क्लियर है ये चीज? पर जब हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं, यूरोप के हम मध्यकाल की बात करते हैं, वहां पर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। और शायद इसी वजह से इस टाइम पीरियड को डार्क एज भी बोला गया है। अब डार्क एज क्यों बोला गया है वो बहुत ध्यान से देखिए। आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं, उस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले होते थे राजा और रानी। कौन होते थे? राजा और रानी। भाई मान लीजिए ये पूरा एक शहर है, पूरी एक कंट्री है। उस कंट्री का लैंड का मालिक कौन होता था? वहां का किंग और क्वीन। कौन होता था? किंग और क्वीन। अब किंग और क्वीन या जो किंग है वो सारी पावर उसके पास तो है, पर वो अपनी सारी पावर को यूज नहीं कर पा रहा। क्यों? अगर आप एक अकेले इंसान पे जिम्मेदारी छोड़ दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे भी क्या चाहिए थे? लोग चाहिए थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? यानी किंग जो था वो अपनी पावर को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था। अब जब उसे लोग चाहिए थे तो वहां पर एक सिस्टम था कि जो चर्च था, चर्च बहुत ज्यादा क्या था? पावर में था। अब मैं बताऊंगा चर्च के बारे में भी आऊंगा। चर्च के पास सबसे ज्यादा जमीनें थी। क्या थी? सबसे ज्यादा जमीनें। और टाइम पीरियड इस तरीके से बात करता है कि भाई जिसके पास जितनी जमीनें थी उसकी उतनी ही चलती थी, उसकी इतनी ही चलती थी। जो जितनी जमीनों का मालिक उतनी ही उसकी क्या होती थी? पावर होती थी। सबसे पहले हायरार्की में कौन है? फ्यूडल सिस्टम में किंग है। कौन है? किंग। अब किंग के बाद आप देखो कौन आ रहा है? चर्च आ रहे हैं और नोबल्स आ रहे हैं। यानी कि ये वो लोग हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये वो लोग हैं जो किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं? किंग को रिपोर्ट करते हैं, राजा को रिपोर्ट करते हैं। और राजा तो अकेले संभाल नहीं पाएगा सारी जमीनें, तो वो किसके हाथ में आ गई? इनके हाथ में आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अब प्राइम मिनिस्टर की पूरी कैबिनेट होती है। भाई प्राइम मिनिस्टर तो हेड है ना अपनी उस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का, पर काम तो पूरी कैबिनेट करती है ना। तो यहां पर जो किंग है वो तो पूरे का मालिक है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो अकेले चीजों को नहीं चला पा रहा। तो वहां पर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फेमस कौन थे? चर्च और नोबल्स, जो राजा के बहुत वफादार माने जाते थे। क्लियर है ये चीज? अब उनके पास क्या थी? बहुत सारी लैंड थी। अब बनी बात है जिसके पास बहुत सारी जमीन होगी उसकी पावर भी क्या हो जाएगी? बोला करो, क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं नाइट्स। कौन आते हैं? ये नाइट्स। अब ये वो सोल्जर्स हैं जो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसको? आपके नोबल्स को। किसको प्रोवाइड करते हैं? नोबल्स को। और इनके बदले में ये जो चर्च और नोबल हैं, ये सेफ्टी के बदले में इनको क्या देते हैं? इनको लैंड देते हैं। क्या देते हैं? लैंड। सबसे पहले कौन आ गया? आपका किंग आ गया। किंग पूरे एम्पायर का क्या है? मालिक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बट किंग की प्रॉब्लम क्या है? वो अकेले सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा। समझना बहुत ध्यान से, पूरी कहानी यहीं से करना शुरू होगी। किंग अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब सेकंड नंबर पे कौन फेमस हो गया वहां पर? चर्च और नोबल्स। उनके पास क्या है? जमीनें बहुत ज्यादा हैं। तो फाइनली जो नेक्स्ट लीडर बोल सकते हैं वो कौन है? ये है। अब इनके नीचे कौन आएंगे? नाइट्स। नाइट्स कौन है? ये मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, ये सोल्जर्स हैं जो क्या करते हैं? ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी सर्विस। किसको? आपके नोबल्स को। इसके बदले में क्या मिलता है इनको? क्या मिलता है इसके बदले में? इनको लैंड मिलता है। अब नाइट्स के नीचे होते हैं पीजेंट्स या बटियारे। अब ये क्या करते हैं? ये जो होते हैं ये किसके लिए काम करते हैं? ये नोबल्स के लिए काम करते हैं। जो उनकी जमीनें हैं उस पे खेती किसानी करते हैं और अपने पास सिर्फ उतना रखते हैं जितना ये अपना पेट भर सके, बाकी सब ये एज अ टैक्स बोल दो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? चार चीजें हो गई। सबसे पहले कौन है एवरीवन? किंग है। किंग क्या है? पूरी सुप्रीमेसी का लीडर है। उसके पास पूरी जितनी भी जमीनें हैं वो सब उसकी मानी जाती हैं। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? नाइट्स आ रहा है। और चौथे नंबर पे कौन आ रहा है? क्लियर हो गया ये चीज? यानी कि सबसे अंतिम श्रेणी में कौन आता है? पीजेंट्स। इनके पास कोई भी ज्यादा अधिकार नहीं होते।
एक सबसे अच्छी बात इस सिस्टम की ये थी, या बुरी बात भी बोल सकते हो, अगर पीजेंट्स को कांटेक्ट करना है तो उसको कांटेक्ट करेंगे ये नाइट्स को, नाइट्स को करेंगे आपके नोबल्स को, और नोबल्स को करेंगे आपके किंग को। और वैसे अगर किंग को बात करें तो किससे बात करेंगे वो आपके नोबल से, और फिर नोबल किससे बात करेंगे आपके नाइट से, और नाइट किससे बात करेंगे आपके किससे बात करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने ये समझ लिया कि ये सारा खेल जो चल रहा है वो जमीन का चल रहा है ना भाई। जमीन तो ट्रांसफर हो रही है, राजा की जमीन कौन संभाल रहा है या किसके हाथों में है, और वो आगे किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, क्यों ट्रांसफर, एक गिफ्ट दे दी या ग्रांट दे दिया कि किसके लिए, वो उनको सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करें। और फाइनली वो जमीन, उस पर काम कौन कर रहा है, पीजेंट्स काम कर रहे हैं। और जितना वो अपने पेट भरने के लिए कमाएंगे उतना तो वो रख ले रहे हैं, बाकी का आगे एज अ कर बोल लो, टैक्स बोल लो, वो आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। समझ रहे हो उस चीज को? अब इसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसी से आपकी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, याद रखना आज पहली क्लास है, जिस दिन मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा कि देखो ये आपका बिफोर 18th सेंचुरी क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट था। क्लियर है ये चीज? क्योंकि इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि भाई क्या सिस्टम था, कैसे लोग थे, और कैसे वो इतने लालची थे किसको लेके, लैंड को लेके। क्लियर हो गई ये चीज? चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से एक वर्ड देखिए भाई, जो एक पीस ऑफ लैंड होता है, जो पीस ऑफ लैंड होता है वो टेरिटरी में डिवाइड था। किसमें डिवाइडेड था? टेरिटरी में। उसको बोलते थे डची। क्या बोलते थे? डची। क्या बोलते थे? डची। और जो आर्मी का ऑफिसर था उसे बोलते थे बैरन। क्या बोलते थे? बैरन। समझ में आया? नाइट्स क्या हो गए? नाइट्स हो गए सोल्जर, और बैरन क्या हो गया? जनरल चीफ हो गया, जो किससे कोऑर्डिनेट करता था आपका। चलो एक और बार देखो ध्यान से भाई, ये क्या है आपका? नाइट्स। नाइट्स कौन है आपके? सोल्जर्स। इनका जो लीडर होगा, मिलिट्री हेड होगा, उसका नाम क्या होगा? बैरन। क्या होगा उसका नाम? बैरन। बैरन किससे डील करते थे आपके? किससे डील करते थे आपके? नोबल से। और इनको नाइट्स को ऑर्डर कौन देता था? बैरन ऑर्डर देते थे। क्लियर हो गया ये चीज? यानी कि अगर आप किसी ग्रुप में हो, उस ग्रुप का लीडर ही तो आपको ऑर्डर देगा। अगर इंडिया की अगर आज कोई बात करनी है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही तो बात करेंगे विदेश में जाकर, या हमारा विदेश मंत्री साहब बात करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज? कोई भी आम आदमी तो चला नहीं जाएगा बात करने के लिए। क्लियर हो गई ये चीज? तो आप इस सिस्टम को जब बहुत ध्यान से समझेंगे तो इसमें आप आगे एक चीज पढ़ेंगे कि भाई कैसे जो आपका फ्यूडलिज्म है वो इतना फेमस हुआ और कैसे वो बाद में गिरना शुरू हुआ। सबसे पहली बात ये थी कि मैंने अभी बताया, फ्यूडलिज्म इसलिए आगे बढ़ा, फ्यूडलिज्म इसलिए आगे बढ़ा कि राजा अपनी पावर को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जैसे मुझे कोई डिसीजन लेना है और मैं आप सभी से बोल दूं कि डिसीजन में आप सभी मेरा साथ, आप सभी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लीजिए, तो इससे होगा क्या कि एक समय ऐसा आएगा जब मेरी नहीं चलेगी, सबकी अपनी अपनी चलना शुरू हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? क्लास में एक मॉनिटर होता है तो क्लास मैनेज होती है। क्लास में जब 3 या 4 मॉनिटर होते हैं तो क्लास में डिस्प्यूट्स आना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी चलाना फिर शुरू कर देते हैं। क्लियर है ये चीज? यहां पर हुआ क्या कि किंग ने अपनी पावर को प्रॉपर तरीके से सेंट्रलाइज नहीं कर पाया, सारी पावर अपने पास नहीं रख पाया, और उसने एक सिस्टम प्रथा शुरू हो गई कि जिसके पास जितनी जमीन होगी वो उतना ही क्या होगा? पावरफुल इंसान माना जाएगा। अब जब ये चीज चलना शुरू हो गई तो एक बहुत गंदा सिस्टम शुरू हो गया। इसमें यह हुआ कि भाई जो बैरन का बेटा है वो क्या बनेगा? बैरन। जो नाइट का बेटा है वो क्या बनेगा? नाइट। या फिर जो नोबल का बेटा है वो क्या बनेगा? नोबल। क्यों? क्योंकि वो जो जमीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती गई? ट्रांसफर होती गई। और ये तो आज भी होता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं होता, आज भी होता है कि नहीं होता है। अब कोई भी इसमें गलत भी कुछ नहीं है, देखा जाए तो कोई भी एक फैमिली है, उसके पास पैसा है, तो बनी बात है किसको देगी? वो अपनी आने वाली जनरेशन को किसी और को दे देगी, जनरेशन को ही देगी। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर एक सिस्टम आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? थोड़ा बोला करो, एनर्जी हाई रखा करो हमेशा। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम थोड़ा सा फ्यूडलिज्म के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जब हम फ्यूडलिज्म के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ की जो इकोनॉमी थी, यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो किसके हैंड्स में थी? वो लैंड ओनर्स के हैंड्स में थी। जिसके पास जितनी जमीन थी वो उतनी ही अपनी चलाता था। इस टाइम पर करेंसी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्या प्राथमिकता थी? सिर्फ जमीन इंपॉर्टेंट थी। क्या थी? जमीन।
जब जमीन पे ही आप खोए रहोगे तो इससे ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, बिजनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात समझो, आप सभी अपनी अपनी जमीन में उगा रहे हो और खा रहे हो, क्या इतने से वो देश चल जाएगा? नहीं, देश को चलने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उस देश में व्यापार हो, समझ में आ रहा है, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, हमारे देश का सामान दूसरे देशों में जाए, वहां बिके, वहां का पैसा हमारे देशों में आए। ये सब यहाँ क्या हो गया था, इस टाइम पीरियड पे खत्म हो गया था। समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड क्या है मुझे बताओ मिडाइवल का, इसका 600 से लेके 1500 एडी तक। और क्या क्या होना शुरू हो गया था 18वीं शताब्दी में? लास्ट में फ्यूडलिज्म खत्म होना शुरू हो गया था। दूसरा टाउन एंड विलेजेस, सब बोला करो। तीसरा, वेरी गुड। चौथा, चर्च की पावर खत्म होना शुरू हो गई थी। और वेरी गुड। आई होप आपको एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होगी। इसको कहानी की तरह समझो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहानी की तरह समझोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी जितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगी, आपको एक एक लेक्चर लर्न हो जाएगा। देखो, नोट्स की जरूरत हमें तब पड़ती है, मैं आज आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, नोट्स की जरूरत तब पड़ती है जब, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब हमें समझ में नहीं आता। जब हमें क्लास में सब कुछ समझ में आ जाता है तो नोट सिर्फ हमारा रिवीजन का काम करते हैं। राइट एवरीवन? तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़नी है मुझसे, वर्ल्ड या आने वाली हिस्ट्री, आप मेरी एक भी हिस्ट्री की क्लास मत छोड़ना। ये मैं गारंटी लेता हूं कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लोगे बहुत अच्छी तरीके से। शर्त यह है कि आपको क्लास एक भी नहीं छोड़नी होगी। एक क्लास छोड़ोगे तो आपका 3 घंटे का लॉस होगा। क्लियर हो रही है चीज? और वो सिर्फ 3 आवर्स नहीं होंगे, उसमें आपके कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो क्या हो जाएंगे, आपके मिस हो जाएंगे। आर यू गेटिंग एवरीवन? चलिए, तो थोड़ी सी और बात करते हैं, थोड़ा सा हम और इसमें डीप में जाते हैं। तो मैंने आपको बताया जो बटियारे हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो काम करते हैं किसके? जमींदार की जमीन पर काम करते हैं। और वो डिवाइड होता है, जो जमीन डिवाइड होती है या तो उसे एस्टेट या मैनर, क्या बोलते हैं, एस्टेट या मैनर। मान लो मैनर एक जगह है, वहां पर क्या है, खेती भी हो रही है, उस जो लैंड लॉर्ड है उसका घर भी है। मान लो ये जगह है, एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूं, मान लो ये जगह है, इसे मैनर बोला, यहाँ पर क्या हो रही है, खेती भी हो रही है, उस लैंड ओनर का क्या है, घर भी है, और साथ में एक जगह दे दी किसको, बटियारे के रहने के लिए। क्लियर है ये चीज? तो जब मैं आगे बात करता हूं फ्यूडलिज्म की, तो फ्यूडलिज्म को आपने इतना समझ लिया है, अब आगे आप मुझे बताइए इसके 2 नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे। अभी तक आप समझ चुके फ्यूडलिज्म क्या है। फ्यूडलिज्म में हम बात कर रहे हैं किसकी, लैंड ओनरशिप की। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार, यहां पर कुछ भी हो नहीं रहा, एक हायरार्की चल रही है। सबसे ऊपर कौन है, किंग के नीचे नॉवेल्स, नॉवेल्स के नीचे नाइट्स, नाइट्स के नीचे। अब आप मुझे बताओ, आपने ये पूरी हायरार्की पढ़ ली है, आप मुझे अपने मन से बताइए ऐसे कौन से 2 नेगेटिव पॉइंट हैं, ऐसे कौन से 2 नेगेटिव पॉइंट हैं जो आपको लगते हैं इसके अंदर है। फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है, बीच बीच में आप भी मुझे बताते रहो कि भाई, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी बताइए, एक एक करके बताइए। एक मिनट, जब भी क्लास में आंसर देते हो आराम से प्यार से हाथ उठाओ और आंसर दिया करो। हाँ जी, जी मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, मतलब कोई जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा, जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही रहेगा। यस, लास्ट में। वेरी गुड, किसी का पतन हो रहा है तो क्योंकि राजा से तो कांटेक्ट कर नहीं सकते हो आप। सही बात है, जब राजा से कांटेक्ट नहीं कर सकते हो आप तो क्या होगा, आपका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगा। क्लियर है ये चीज? 2 पॉइंट। तीसरी चीज बताइए एनीवन। देखो, हिस्ट्री में मैं साथ साथ में आपसे पूछूंगा अभी कि आपको क्या समझ में आया, और बताइए और क्या नेगेटिव पॉइंट लगा आपको फ्यूडलिज्म का। हाँ जी, एक तो हो गया कि भाई राजा तक डायरेक्ट बात नहीं पहुंचेगी, एक्सप्लॉइटेशन होगा। भाई जो परिवारवाद है वो क्या होगा, आगे उसी को प्रेफरेंस मिलेगी। और बताइए। हाँ, वो चीज हो गई, ओनरशिप। और चर्च की पावर हमेशा बड़ी रहेगी। और बताइए। देखो, जब भी क्लास में बैठे होते हो आंसर दिया करो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आंसर दिया करो। क्लियर है ये चीज? इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है। क्लियर हो रही है ये चीज? चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इस नेगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहला इंपैक्ट था कि इनइक्वालिटी बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी? इनइक्वालिटी। आज जो आप असमानता की बात करते हो ना कि इंडिया में आज भी इनइक्वालिटी है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। अब समझ में आ रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब अपने आप आंसर में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि ये आज से नहीं है इनइक्वालिटी, ये कब थी, ये यूरोप में भी थी। क्लियर है ये चीज? तो यानी कि जब आप देखते हो इनइक्वालिटी बढ़ गई, कि मतलब जो आपके पीजेंट्स थे या जो सर्फ थे,
जो सर्फ लोग थे जो काम करते थे जमीनों पर, वो और पुअर हो गए, वो सिर्फ गरीबी में रह रहे थे। किस में रह रहे थे? गरीबी में। दूसरी सबसे बड़ी चीज, उन्हें कभी चांस नहीं मिला आगे बढ़ने का। दे नेवर गॉट एनी अपॉर्चुनिटी टू ग्रो देमसेल्व्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि उन्हें कभी चांस नहीं मिला। चांस क्यों नहीं मिला? क्योंकि चांस दिया ही नहीं गया। चांस को कुछ लोगों ने अपने हाथ में कंट्रोल करके रख लिया था। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट था कि भाई जो आपकी पावर थी, जो आपकी पावर थी, अब वो राजा के हाथ से निकलकर किसके हाथों में पहुंच गई थी? चर्च के हाथों में, नोबल के हाथों में, और थोड़ी बहुत पावर किसके हाथ पहुंच गई थी? नाइट्स के हाथों में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बात समझ में? यानी अंतिम वर्ग में कौन आए? आपके बटियारे, सर्फ वगैरह आए, इनके हाथ में कुछ नहीं लगा, ये सिर्फ मजदूरी करते रह गए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लीगेसी ऑफ फ्यूडलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लीगेसी क्या रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई फ्यूडलिज्म के अंदर जो रिसोर्स कंट्रोल था, संसाधन थे, वो किसके हाथों में थे? या तो लॉर्ड के हाथों में थे, नाइट्स के हाथों में थे, या नोबल के हाथों में थे, या चर्च के हाथों में थे। क्लियर है ये चीज? इससे कौन वंचित रह गया? आपका पीजेंट, सर्फ, जो लास्ट लेवल पे काम कर रहे थे। इसमें एक और चीज हो गई जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपसे मैं बोलूं क्या आज फ्यूडलिज्म, अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि जो फ्यूडलिज्म है क्या वो आज की दुनिया में भी प्रिवेल करता है? नहीं समझे आप? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि जो फ्यूडलिज्म है वो आज की दुनिया में भी प्रिवेल करता है, तो क्या बोलोगे आप? यस और नो? कैसे प्रिवेल करता है आप बताइए, कोई भी मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए। ये ओपन क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भाई देखो ऐसे ही लिंक करना है हमें अपनी स्टडी को। कि अगर आपसे पूछते जाए कि फ्यूडलिज्म लिंक आज की दुनिया में भी वेल करता है, तो क्या बोलोगे आप? बताइए, एनीवन? यस मैम। चलिए, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स को, टेनेंट्स को काम कराते हैं। एक और चीज बताइए, दूसरा जी। असमानता आज भी है, असमानता ब्रिटिश पीरियड के टाइम पीरियड पे भी थी, थी कि नहीं थी? चलिए, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। और बताइए। पर आज का जो फ्यूडलिज्म है वो थोड़ा सा आपका एडवांस हो गया है। आज आपके पास राइट्स हैं, आज आप अपनी बात को डायरेक्टली बोल सकते हो। क्लियर हो रही है चीज? उस टाइम पर ये सब चीजें नहीं थी। ना तो कोई सोशल मीडिया था, ना ही कोई आपकी बात सुनना चाहता था, और अगर आपने अपनी बात बोली तो चर्च फांसी की सजा देते थे, सीधा आग लगा देते थे लोगों को। अभी बताऊंगा, मैं इस पर भी आऊंगा। चर्च ने जितना बड़ा बेड़ा गर्क किया है ना इस टाइम पीरियड पे, सारा कुछ किया धरा चर्च का है, मैं आपको बताऊंगा। सारा किया धरा चर्च का है। अगर चर्च चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी देखना, अभी बहुत तुम्हें सीखने को मिलेगा कि चर्च ने कितनी बड़ी पॉलिसी प्ले की। तो अब मैं चर्च की बात करता हूं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब भाई मैं इनकी बात क्या करूं, ये तो वो लोग थे जो किंग से ज्यादा इनकी चलती थी। अगर राजा ने बोल दिया कि ये चीज होगी और चर्च ने बोल दिया नहीं होगी, तो राजा को चर्च की बात माननी पड़ती थी। इतना ज्यादा चर्च का फ्यूडलिज्म में प्रभाव पड़ गया था। क्यों? सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास थी? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और इन्होंने लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। जो नॉलेज थी उसको खत्म ही कर दिया, लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे थे कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, मौत के बाद सीधा तुम स्वर्ग जाओगे। लोगों को ऐसे डर में जी रहे थे, अंधविश्वास में लोगों को पटक दिया था। जब लोगों को अंधविश्वास में पटक दिया था तो एक से एक पढ़े लिखे लोग इनकी बातों में आ गए थे। मैं इनके बारे में भी और डिटेल में बात करूंगा, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं चर्च की बात करूं तो सबसे ज्यादा करप्टेड, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा ओझापन जो किसने किया, वो किसने किया? चर्च ने। चर्च में पॉप होते। ये टाइम पीरियड फ्यूडलिज्म का ऐसा टाइम पीरियड था जब उस पोप की सीटें भी बेची जाती थी। अच्छा पैसा दो तो आप चर्च के पोप बन जाते, अच्छा पैसा दो तो आप जो चाहो वो। और यहां तक नहीं, ये तो फिर भी ठीक है, लोगों के क्राइम भी पैसों से खत्म होने लग गए। चर्च एक लेटर इशू करता था, उस लेटर ऑफ इंडल्जेंस बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? लेटर ऑफ इंडल्जेंस।
पहले क्या होता था, सुन लीजिए ध्यान से, पहले फ्यूडलिज्म के पहले क्या होता था, फ्यूडलिज्म के पहले आपने अगर कोई क्राइम किया है, कोई सिन किया है, जब आपने कोई क्राइम किया है तो क्या होगा उसमें, जब आपने कोई क्राइम किया है तो आप फादर के पास जाते थे, फादर से क्षमा मांगते थे, और जो फादर होते थे वो आपको कोई काम देते थे कि भाई यहाँ जाके ये काम कर लो, तुम्हारी क्षमा मिल जाएगी, या तुम उन लोगों की सेवा कर दो, क्षमा मिल जाएगी। पर जब फ्यूडलिज्म आया तो इतनी चरम सीमा पे क्राइम होने लग गए, यानी मर्डर तक जैसे क्राइम। चर्च बस एक लेटर ऑफ इंडल्जेंस इशू करते थे कि आपको गॉड की तरफ से क्या मिलती है, क्षमा मिलती है। वो गॉड की तरफ से क्षमा नहीं होती थी, वो अच्छी खासी पोटली की क्षमा होती थी। चर्च इतना ज्यादा भ्रष्ट में चले गए थे, चर्च की सीट्स क्या हो गई थी, बिकना शुरू हो गई थी, चर्च में लोगों को माफी मिलना शुरू हो गई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चर्च लोगों को इतना बनाते थे कि जितनी ज्यादा जमीन ये ले सके उतनी जमीन को भगवान के नाम करा के अपने पास रख लेते थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? लोगों को अच्छा मूर्ख बनाया चर्च ने, अरे भगवान को तुम दान करोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे, और लोग भाई एजुकेटेड है नहीं, थिंकिंग है नहीं लोगों के अंदर, लोग गए और चर्च को दान करना शुरू कर दिया, और चर्च एक अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर चुका था कि राजा की बाद में चलती थी, चर्च की पहले चलती थी। ये सिस्टम आ गया था। मतलब अगर बोला जाए ऑफिशियली राजा बड़ा था, पर अनऑफिशियली कौन बड़ा हो गया था, चर्च बड़ा हो गया था। और रियलिटी में राजा झुकता था चर्च के आगे, क्योंकि जितने भी किंग्स थे सबको चर्च ने अपने अंडर ले लिया था। वो कैथोलिक पाठ पढ़ा के राजाओं को उनका माइंड सेट कर दिया था, चेंज कर दिया था। आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट चर्च, यहां पे एक बात याद रखना, चर्च के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं उस टाइम पीरियड में जो ये प्रथा चल रही थी उसके अगेंस्ट बोल रहा हूं। क्लियर है ये चीज? और ये चर्च वाले सिस्टम से सिर्फ आज अपन देख के परेशान नहीं हो रहे, उस समय के जितने भी क्रिश्चियंस थे वो भी क्या थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। अभी समझ में आएगा जब रेजिडेंस की भावना जागेगी, अभी तक समझ में आएगा इस चीज के बारे में। समझ में आ रही है वर्ल्ड हिस्ट्री? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चर्च इतने करप्ट हो गए थे कि अगर कोई चर्च की बात नहीं मानता था तो चर्च उसको हैरेसमेंट लेटर दे देते थे कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान ने चर्च को हैरेस किया है, उत्पीड़ित किया है। सोचो, ये सिस्टम आ गया था कि चर्च क्या देने लग गए थे, हैरेसमेंट लेटर देने लग गए थे। आर यू ऑल गेटिंग? आप चर्च के बारे में थोड़ा सा और सुनते हैं। सबसे गंदी चीज जो चर्च ने उस टाइम पे की थी वो ये थी, लॉजिक, रीजन और साइंस तीनों खत्म कर दी थी। भाई लोगों के अंदर लॉजिकल पावर नहीं बढ़ने दी, लोगों के अंदर पूछने की पावर नहीं बढ़ने दी, क्योंकि अगर लोग पूछेंगे तो सवाल करेंगे तो भाई चर्च के खिलाफ क्या होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। तो जब किसी ने, सुन लो यहां से भी एक एग्जांपल दूंगा, तुम लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब किसी ने आवाज उठाई चर्च के खिलाफ, चर्च ने उसको खत्म ही कर दिया सीधा, मतलब उसको माफ भी नहीं किया, खत्म, जला दिया उसको। क्यों? क्योंकि चर्च को मालूम था अगर हमने इसको आज माफ कर दिया या छोटी मोटी सजा दे दी तो ये आगे चलकर हमारे लिए एक चिंगारी से क्या बन जाएगा, आग बन जाएगा। तो जब आप ये चीज को देखते हो, फ्यूडलिज्म आज भी एग्जिस्टिंग है, वो कौन लिख रहा है, चीकू, ओके चीकू, चलो। तो आप देखो फ्यूडलिज्म जो है, क्या बात कर रहा था, चर्च की बात कर रहा था, तो चर्च ने क्या खत्म कर दिया था, लॉजिक, रीजनिंग एंड। अब आप इनके बारे में बहुत ध्यान से देखिए जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये मासूम सा चेहरा, बहुत ध्यान से देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छे इंसान थे, इनके बारे में देखिए। थोड़ा और बड़ा कर दूं मैं इनको, चलिए एक मिनट, आप बस 10 सेकंड के लिए इनको ध्यान से देखिए और सिर्फ इनके चेहरे को देखिए। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि मैं इनको ध्यान से देखने के लिए आपको बोल रहा हूं। प्लीज लुक एट हिम केयरफुली। थोड़ा और जूम कर दूं? नहीं, इतना काफी है वैसे। चलिए देख लिया इनको सभी ने। अब आप बोलेंगे सर आपने इनके बारे में इतना ध्यान से क्यों दिखाया, ऐसा क्या है? इनका नाम है माइकल सर्वेटस। क्या नाम है इनका?
या कई जगह प्रोनाउंसिएशन में मिकाएल सर्वेटस भी बोल देते हैं, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, हम भारतीय हैं तो हम तो माइकेल बोलेंगे। क्लियर है ये चीज? तो क्या नाम है इनका? माइकेल सर्वेटस। अब ये जो महानुभाव हैं इन्होंने बोला कि चर्च जो है वो लोगों को सिर्फ मूर्ख बना रहा है। इन्होंने बोला, ये उठ गए क्योंकि कुछ लोगों के अंदर हिम्मत होती है और ऐसे ही लोग आगे चलकर क्रांति लाते हैं। समझ में आ रही है बात? इन्होंने बोला कि चर्च जो है वो क्या बना रहा है? मूर्ख बना रहा है, लोगों को खत्म कर रहा है। चर्च चाहता ही नहीं कि लोग आगे बढ़े। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला, से कारण सुन लो। इनका मानना यह था कि जो चर्च है वो ये कहता है कि सिर्फ भगवान जो है, भगवान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी, ट्री का मतलब क्या होता है? 3, या ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। भाई चर्च ये बोलते थे कि भगवान जो है वो 3 हिस्सों में बटे हैं। एक तो द सुप्रीम फादर, उसके बाद कौन? सन, और उसके बाद होली स्पिरिट जो सोल, आत्मा होती है। तो भगवान को 3 हिस्सों में बांट दिया, इसमें फादर, सन एंड होली स्पिरिट। इन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान एक है और भगवान सब में है। किसने बोला? माइकेल सर्वेटस ने बोला कि जो चर्च बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। और सर्वेटस ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था क्रिश्चियनिज्म रेस्टियोटो। क्या नाम था? क्रिश्चियनिज्म रेस्टियोटो, जिन्होंने ये बताया कि भाई जो क्रिश्चियन टीचिंग्स थी उस टाइम की वो बिल्कुल गलत थी। वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सिर्फ उल्लू बना रहे थे। इन्होंने बोला, क्या नाम है इनका? माइकेल सर्वेटस। अभी सुनना ध्यान से, जूम कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या नाम है इनका? माइकेल सर्वेटस। इन्होंने क्या बोला कि भाई जो लोगों को सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है। अब इनकी लड़ाई हो गई एक बहुत पावरफुल प्रोटेस्टेंट लीडर से, एक कैथोलिक चर्च के बहुत बड़े लीडर से, जिनका नाम था जॉन कैल्विन। क्या नाम था? जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन ने बोला कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। इन्होंने बोला मैं तो अपने आप को चुप नहीं करूंगा, मैं जो सच है सच को बोल के रहूंगा। किसने बोला? माइकेल सर्वेटस ने बोला। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, क्या बेटा? अच्छा एक मिनट, चलिए। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब ये जेनेवा आए, किसकी बात कर रहा हूं मैं? माइकेल सर्वेटस की बात कर रहा हूं। जब ये जेनेवा आए इनको अरेस्ट कर लिया गया। जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो इनके ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स चले। ट्रायल किसके लिए चले? इनको हेरेसाई के लिए अक्यूज किया गया। हेरेसी का मतलब क्या होता है? सुन लो ध्यान से। हेरेसी का मतलब होता है जब आप चर्च के खिलाफ अपनी बातें रखते हो, उसे क्या बोलते हैं? हेरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरेसी। इन पे केस लगा हेरेसी का, और दूसरा केस लगा इन पे ब्लेसफेमी का। किसका लगा? ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी होता है कि आपने ईश्वर के खिलाफ, मैम आपने ईश्वर के खिलाफ क्या किया है? डिसरिस्पेक्ट किया है। क्लियर है ये चीज? सामने देखिए बहुत ध्यान से, बेटा यहां आ जाइए प्लीज। क्या बोल रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? माइकेल सर्वेटस की। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने चर्च के खिलाफ नहीं बोला, रॉन्ग। इन्होंने चर्च की टीचिंग के खिलाफ बोला कि चर्च जो लोगों को पाठ पढ़ा रहा है वो क्या है? एकदम से गलत है। और चर्च जब पाठ पढ़ा रहा है वो गलत है, तो इन्होंने इसको अपनी किताब में भी लिखा है इसके बारे में। फिर इसकी इनसे किससे बहस हो गई? इनकी जॉन कैल्विन से हो गई। जब जॉन कैल्विन से बहस हो गई तो जब ये जेनेवा आए इनको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। और इन पे 2 केस लगाए गए। पहला लगाया गया कि आपने चर्च को बेइज्जती की है, चर्च की, या चर्च की आपने टीचिंग को नहीं माना है। और दूसरा, आपने गॉड के प्रति आपने अमर्यादा पूर्वक बातें की हैं। हालांकि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला था, ये बोल सही रहे थे। प्रॉब्लम ये होती है कि जब जो चीज पावर में होती है ना, उसकी तब चलती है। कहते नहीं, जिसकी सत्ता उसकी कुर्सी, जिसकी कुर्सी उसी की सत्ता। यानी जब जो पावर में होता है तब वो जो बोलता है वो क्या होता है? सही होता है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मिकाएल की। इन्होंने ये बोला, माइकल सर ने ये बोला कि भाई आई एम टोटली अगेंस्ट चर्च। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और बाद में 1553 में इनको जला दिया गया। He was burned. He was brutally murdered. उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उनको जला दिया गया। क्यों?
क्यों जलाया गया? क्योंकि ये वो इंसान था जिसमें हिम्मत थी फ्यूडलिज्म के खिलाफ अपनी बात रखने की। अब समझ में आ रहा है? अब एक कहानी इतिहास में आप पढ़ते हो कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप कब तक अपने कर्मों से बचोगे? अब भाई क्या हुआ, अगर आप पूरा फ्यूड सिस्टम को पढ़ोगे, फ्यूडल सिस्टम को, सबसे पहले कौन था? किंग था। बोला करो, कौन था? किंग के नीचे, उसके बाद, अरे गजब यार, उसके बाद, समझ में आ रही है वर्ल्ड हिस्ट्री की? नहीं आ रही अच्छे से कि ठीक ठीक? अच्छे से, वेरी गुड। चलो और आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या बात कर रहा था मैं? ओके चलो, बहुत सारी हिस्ट्री दिमाग में होती है ना, तो देना पड़ता कहां पहुंच गए थे हम लोग। चलिए, अब क्या हुआ, यहां पर एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ टू सोर्ड। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे सुप्रीम कौन था और चल किसकी रही थी? मतलब मैं इस देश का राजा और मेरा ही सिक्का नहीं चल रहा। जब मेरा सिक्का नहीं चल रहा तो राजा क्या हो जाएगा भाई? कुछ समय तक तो राजा कंट्रोल में रहेगा, उसके बाद उसके अंदर एक घबराहट होगी कि बीइंग अ किंग आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई किंगडम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि किंग होने के बावजूद भी मैं अपने किंगडम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। यानी कि एक क्या बोला था मैंने, मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब लड़ाई होना शुरू हो गई। लड़ाई क्या, थोड़ी थोड़ी सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसके बीच में? चर्च के बीच में एंड। और मैंने तुम्हें बताया कि लोग तो पहले ही चर्च से क्या थे? परेशान नहीं थे, एकदम से दुखी थे। और जब से इनकी डेथ हुई, किसकी? माइकल सर्वेटस की, तब से तो लोगों के अंदर क्या फूट गया था? गुस्सा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? अच्छे से कि ठीक? चलो कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाते, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बढ़िया लगती है मुझे। मैंने बोला था वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी एक पिक्चर है। वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी पिक्चर है, पूरी पिक्चर। उसको देखते जाओ और इमेजिन करते जाओ, राइट? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स की। और यहां पर मैंने आपसे, मेरे प्यारे बच्चों, ये बोला, माय डियर ऑफिसर्स, मैंने आपसे यहां पर ये बोला कि भाई पावर ऑफ चर्च क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। और किंग की पावर क्या होती जा रही थी? घटती। यानी किंग की पावर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में थी, रियलिटी में किंग नहीं था। रियलिटी में किंग क्या हो गया था? एक फॉलोअर हो गया था। किसका? चर्च का। पहले तो किंग खुद फॉलो करता था, बाद में ना चाहते हुए उसको फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि पावर जो लैंड था वो किसके पास था? मोस्ट ऑफ ऑल। हालांकि था किसका? वो किंग का ही, पर उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? चर्च। समझ में आ रही है बात की नहीं? मतलब भैंस मेरी, पर दूध कोई और निकाल रहा है, कोई और उसको यूज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैं अपने आप को खुद बेनिफिट नहीं दे पा रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। थ्योरी ऑफ टू सोर्ड ने बोला, अब बहुत ध्यान से सुनिए, कि दो पावर आ गई थी अब सामने। अब बहुत सुनना ध्यान से। एक थी स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर थी किसकी? चर्च की। और दूसरी थी टेम्परेरी पावर या टेम्परल पावर, वो किसकी थी? स्टेट की। अब चर्च ये बोलते थे जो कुछ है भगवान का है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म के नाम पर चर्च ने इतना लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया था कि लोग अब राजा की सुनते, और ये बात राजा के बहुत अगेंस्ट जा रही थी। इसीलिए थ्योरी ऑफ टू सोर्ड में दो पावर की बात करते हैं, एक स्पिरिचुअल पावर की जो चर्च की है, और दूसरी किसकी पावर है? स्टेट की पावर। क्लियर हो रही है चीजें कि नहीं हो रही? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जब भैया दो लोग, चार बर्तन होंगे तो आपस में क्या होंगे? वो खटकेंगे। अब दो पावर आमने सामने, तो क्या होना शुरू हो गया? कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे क्यों बढ़ा, इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनो। ये शुरू हुआ डिसएग्रीमेंट से। क्या डिसएग्रीमेंट से? भाई चर्च ने बोला कि हम किंग जो बोल रहा है वो गलत है, हम किंग की बात नहीं मानते। क्योंकि चर्च क्या चाहता था? सारी जमीन किसके पास आ जाए। समझ रहे हो? और राजा को अब ये चीज क्या हो गई थी? रियलाइज होना शुरू हो गई थी। समझ रहे हो अभी 18वीं सेंचुरी खत्म होते होते क्यों चीजें आ रही हैं? अब समझ रहे हो फ्यूडलिज्म कैसे खत्म होगा? अब इसकी कहानी बनना शुरू हुई है। आज की पूरी क्लास में मैं आपका फ्यूडलिज्म कंप्लीट कर दूंगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे रेवोल्यूशंस पे।
लड़ाइयाँ होंगी अभी, और देखना ये जो लड़ाइयाँ होंगी इसकी शुरुआत यहीं से होगी, इसीलिए ये क्लास पढ़ना क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ किंग थे और रूलर थे, उन्होंने बोला भैया मरता क्या नहीं करता, हमें तो अधिकार है, हम तो अपना इन्फ्लुएंस जमाएंगे, भाई मैं राजा और मेरी ना चले, क्या हिम्मत इन लोगों की। भाई इसके बाद क्या हुआ, भाई लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। अब लड़ाइयाँ होना शुरू हुई, इसके लिए आपको दे रहा हूँ 10 सेकेंड, मैं 1 मिनट वाटर ब्रेक ले रहा हूँ, जब तक आप रिवाइज किए मैंने कितना पढ़ाया। क्लियर है ये चीज़? चलिए आ जाइए, बहुत ध्यान से देखिए बोर्ड पर। किंग की पावर डिक्रीज, चर्च की पावर इंक्रीज। पावर डिक्रीज नहीं थी किंग की चल नहीं रही थी क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं थी पावर, अब उसके हाथों में नहीं थी, होते हुए भी उसकी पावर उसके कंट्रोल में नहीं थी। क्लियर है? चलिए एवरीवन फोकस, सामने देखो। अब हम बात करते हैं की डिस्प्यूट्स की। अब इसमें सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी आती है वो आती है इन्वेस्टिट्यूड कंट्रोवर्सी। कौन सी कंट्रोवर्सी? इन्वेस्टिट्यूड कंट्रोवर्सी। इसके अंदर हुआ क्या, अब भाई चर्च का सबसे बड़ा मालिक कौन था? पोप, और पोप की सीट क्या होती थी? बिकती थी। अब यहां पर लड़ाई शुरू हो गई, किसके बीच में? चर्च के बीच में और एम्परर्स के बीच में। एम्परर्स ने बोला हाउ डेयर यू, ये मेरा राज्य है, आप कैसे आ सकते हो इसके अंदर, आप मेरी भी सुनिए, आप चलाइए अपनी, आप धर्म को आगे बढ़ाइए, पर आप किंग की अवहेलना कर रहे हो। तो चर्च ने बोला माय डियर, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। चर्च जो था वो लोगों को स्पिरिचुअल के नाम पे इतना पागल कर चुका था कि लोग तो कुछ बोलते ही नहीं थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब जो रिएक्शन है वो अब यहां शुरू होगा, जो मैं आपका थोड़ी देर में स्टार्ट करूंगा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स ब्रेक, राइट एवरीवन? जी कितने हैं? कम है ना? ये तो चलेगी ना मेरी क्लास तो। दूसरी क्लास क्लास बन गई 11:05। टाइम तो हो ही गया यार, ये क्यों आ रहा? देखना एक मिनट आनंद सर,